आज हमारे सामने एक पहेली है। हमारे संविधान के पन्नों पर तो हमने जाति को, छुआछूत को कब का मिटा दिया, लेकिन हमारी गलियों में, हमारे दफ्तरों में वो आज भी जिंदा क्यों है? एक ऐसा सवाल है जो हमें असहज करता है। बिल्कुल। और इसी पहेली की परतें खोलने के लिए आज हमारे पास एक बहुत ही दमदार लेख के कुछ हिस्से हैं। इसका शीर्षक है जाति की परछाइयां, छुआछूत का अस्तित्व। और ये लेख दावा करता है कि समस्या खत्म नहीं हुई है। खत्म नहीं हुई है? नहीं, उसने बस अपना नकाब बदल लिया है। और लेख की शुरुआत ही एक ऐसी लाइन से होती है जो सीधे दिल पर लगती है। लिखा है, हम गर्व से कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। कहते हैं। लेकिन जमीन पर उतरते ही वही भारत दो हिस्सों में बटा दिखाई देता है। ये सुनते ही लगता है कि अरे, ये कौन से दो भारत की बात हो रही है? एक वो जो हम दुनिया को दिखाते हैं, और दूसरा वो जिसे हम अपने ही देश में शायद खुद से ही छिपाते हैं। हाँ, और लेख इसी को संविधान की शपथ और सामाजिक हकीकत के बीच की खाई कहता है। सोचिए, एक तरफ हमारा संविधान है, एक आदर्श दस्तावेज जो कहता है कि कानून की नजर में सब बराबर हैं, कोई भेदभाव नहीं। ये वो भारत है जिसके बारे में हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को बड़े बड़े भाषण देते हैं। अच्छा, तो ये तो हुआ पहला भारत, आदर्श वाला। बिल्कुल। फिर आता है दूसरा भारत, जमीनी हकीकत वाला, जहां सामाजिक रिश्ते, मौके और इज्जत आज भी इस बात पर तय होते हैं कि किसी का जन्म किस परिवार या जाति में हुआ। यही वो खाई है, वो गैप है, जहां कानून की बुलंद आवाज सामाजिक पूर्वाग्रहों के शोर में अक्सर दब कर रह जाती है। मतलब एक तरफ हम दुनिया को दिखाने के लिए एक खूबसूरत आईना रखते हैं, हमारा संविधान। हाँ। लेकिन अपने घर के अंदर हम एक दूसरा टूटा हुआ आईना इस्तेमाल करते हैं। ये खाई तो बहुत गहरी लगती है। बहुत गहरी। और लेख इसे समझाने के लिए एक बहुत ही कमाल की तुलना करता है। वो कहता है कि भेदभाव का चेहरा बदल गया है। पहले भेदभाव खुला और सीधा था। आपको सीधे सीधे कह दिया जाता था, तू अछूत है। एकदम साफ साफ, बिना किसी लाग लपेट के। हाँ। लेकिन आज उसी बात को एक नए पढ़े लिखे लिबास में पेश किया जाता है। आज कहा जाता है, तू योग्य नहीं है, या यू आर नॉट मेरिटोरियस इनफ। ओहो। ये सुनने में लगता है कि आपकी काबिलियत पर सवाल है, पर असल में यह आपकी सामाजिक पहचान पर हमला होता है। वाह, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। मतलब पहले मंदिर के दरवाजे बंद थे और अब इंटरव्यू रूम के दरवाजे बंद है, पर कारण योग्यता की कमी बताया जाता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। ये भेदभाव को छिपाने का, उसे एक तरह की लेजिटिमेसी, एक वैधता देने का नया तरीका है। लेख इसे और साफ करता है। पहले मंदिर में घुसने पर रोक थी, आज आपको सिस्टम में ही घुसने नहीं दिया जाता। मतलब दरवाजे पर ताला नहीं है, पर दरवाजे तक पहुंचने का रास्ता ही बंद कर दिया गया है। अच्छा। और लेख एक और बेहतरीन मिसाल देता है। पहले कुएं से पानी भरने पर सीधी रोक थी। ये एक शारीरिक रोक थी जिसे हर कोई देख सकता था, महसूस कर सकता था। आज अफसरों के कुएं पर पहरा है। अफसरों का कुआं? ये रूपक तो मतलब दिमाग में बैठ गया है ना। ये एक अदृश्य पहरा है। इसका मतलब है कि अच्छी शिक्षा, अच्छी नौकरियां, व्यापार के मौके, जरूरी नेटवर्क, ये वो कुआं है जहां से आज के जमाने का पानी यानी तरक्की और सम्मान मिलता है। और इस कुएं पर एक ऐसा पहरा बैठा है जो आपकी योग्यता को आपके सरनेम से, आपकी सामाजिक पृष्ठभूमि से तौलता है। और ये पहरा काम कैसे करता है? मतलब कोई सीधे मना तो नहीं करता होगा? नहीं, सीधे कोई मना नहीं करेगा, लेकिन इंटरव्यू में आपसे सवाल ही ऐसे पूछे जाएंगे कि आपका आत्मविश्वास टूट जाए। आपके काम से जुड़े सवालों के बजाय आपकी बैकग्राउंड और फैमिली के बारे में ज्यादा पूछा जाएगा। आपको जरूरी नेटवर्किंग इवेंट्स में शामिल ही नहीं किया जाएगा। आपको लगेगा कि आप में ही कोई कमी है, जबकि असल में सिस्टम आपको बाहर रखने के लिए बना है। बिल्कुल। आप खुद ही उस कुएं से दूर हो जाते हैं। लेकिन यही तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर हमारे पास इतने मजबूत कानून हैं, संविधान है, आरक्षण जैसी नीतियां हैं, तो फिर ये अदृश्य पहरा इतनी आसानी से काम कैसे कर रहा है? इसे तो कानून को तोड़ देना चाहिए था अब तक। और इसी सवाल पर आकर लेख अपनी सबसे चुभने वाली बात कहता है। वो कहता है, समस्या यह है कि कानून किताबों में है और जाति लोगों के दिमाग में है। ये एक लाइन जैसे पूरी बहस का निचोड़ है। कानून किताबों में है और जाति दिमाग में। ये तो बहुत गहरी बात है और ये कोई नई चिंता नहीं है। लेख हमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की उस चेतावनी की याद दिलाता है जो उन्होंने संविधान सभा में दी थी। उन्होंने कहा था, अगर सामाजिक लोकतंत्र नहीं होगा
तो राजनीतिक लोकतंत्र ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। इन दोनों में क्या फर्क है, सामाजिक लोकतंत्र और राजनीतिक लोकतंत्र? देखिए, राजनीतिक लोकतंत्र वो है जो हमें मिल गया। इसका मतलब है एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य। यानी कानून की नजर में हर नागरिक की कीमत बराबर है। कोई भी चुनाव लड़ सकता है, वोट दे सकता है, सरकार बना सकता है। ठीक है, ये तो हमारे पास है। हाँ, लेकिन सामाजिक लोकतंत्र का मतलब है कि समाज के भीतर भी बराबरी हो। हमारे आपसी रिश्तों में, व्यवहार में एक दूसरे को देखने के नजरिए में समानता हो। क्या हम वाकई एक दूसरे को बराबर समझते हैं? अंबेडकर की चेतावनी यही थी कि अगर समाज अंदर से ऊंच नीच और भेदभाव से बटा हुआ रहेगा तो सिर्फ वोट देने का अधिकार उस समाज को लंबे समय तक एक नहीं रख पाएगा। और लेख का तर्क है कि आज हम उसी चेतावनी को सच होते देख रहे हैं। राजनीतिक अधिकार तो हैं, पर सामाजिक बराबरी अभी भी एक दूर का सपना है। तो अगर ये पहरा मानसिकता का है तो ये रोजमर्रा की जिंदगी में दिखता कैसा है? मतलब कहाँ-कहाँ नजर आता है? मुझे यकीन है कि लेख ने इसके कुछ ठोस उदाहरण दिए होंगे। जी, लेख बताता है कि ये हर जगह है, बस हमें देखने की आदत नहीं रही। ये पहरा आपको नौकरी के इंटरव्यू में मिलेगा, जब आपके सर्टिफिकेट से ज्यादा आपके उपनाम पर ध्यान दिया जाएगा। ये आपको तब मिलेगा जब आप किसी पॉश कॉलोनी में किराए का कमरा लेने जाएंगे। अरे, ये किराए वाले कमरे की बात तो बहुत कॉमन है। हम सिर्फ फैमिली को देते हैं या नॉन वेज नहीं चलेगा जैसे बहानों के पीछे असली कहानी अक्सर कुछ और ही होती है। बिल्कुल, वही मानसिकता का पहरा है। ये शादी के रिश्ते तय करते वक्त तो बहुत ही खुले तौर पर दिखता है। अखबारों के मैट्रिमोनियल एड्स इसके गवाह हैं। और सबसे दुखद ये वहां भी दिखता है जहां नहीं दिखना चाहिए। जब कोई उत्पीड़न का शिकार व्यक्ति थाने में शिकायत लिखवाने जाता है तो वहां भी अक्सर उसकी जाति पूछकर उसके साथ होने वाले व्यवहार का तरीका तय कर लिया जाता है। ये वाकई में सोचने पर मजबूर करता है। भेदभाव अब सिर्फ किसी को छूने या न छूने तक सीमित नहीं है। लेख की एक लाइन है, यह अब सिर्फ शरीर से नहीं होती, यह दिमाग से होती है, नजरों से होती है, व्यवहार से होती है। और यही सूक्ष्म भेदभाव ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसे साबित करना लगभग नामुमकिन है। कोई आपको छूने से मना करे तो आप शिकायत कर सकते हैं, लेकिन अगर इंटरव्यू में कोई आपकी आंखों में देखे बिना आपसे बात करे, आपके आत्मविश्वास को तोड़ने वाले सवाल पूछें या आपके पहनावे पर कोई टिप्पणी करे, तो आप इसे अदालत में कैसे साबित करेंगे? सही बात है। आप कैसे साबित करेंगी कि मकान मालिक ने हम शाकाहारी लोगों को ही देते हैं बोलकर कमरा देने से इसलिए मना किया क्योंकि वो आपकी जाति जानना चाहता था? ये तो नामुमकिन है। और लेख इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक और खतरनाक बात कहता है। वो लिखता है, यह अदालत तक पहुंचते पहुंचते कई बार और गहरी हो जाती है। एक मिनट, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जहां इंसाफ की आखिरी उम्मीद होती है वहां भी ये परछाई पीछा नहीं छोड़ती। लेख सीधे तौर पर न्याय व्यवस्था पर उंगली नहीं उठाता, लेकिन इशारा उसी तरफ है। इसका मतलब ये हो सकता है कि न्याय की प्रक्रिया इतनी लंबी, महंगी और जटिल है कि गरीब और हाशिए पर खड़े पीड़ित का हौसला ही टूट जाता है। या ये भी हो सकता है कि प्रक्रिया के दौरान वकील से लेकर क्लर्क तक कहीं ना कहीं वही सामाजिक पूर्वाग्रह अनजाने में काम कर रहे हों, जिससे पीड़ित को ये महसूस होने लगता है कि यहाँ भी उसे बराबरी की नज़र से नहीं देखा जा रहा है। बिल्कुल। न्याय मिलने की उम्मीद ही दम तोड़ देती है। और जब न्याय की उम्मीद दम तोड़ देती है तो गुस्सा फूटता है, आक्रोश पैदा होता है। लेख में हाथरस और ऊना जैसी बड़ी घटनाओं का भी जिक्र है ना? और उस पैटर्न की बात की गई है जो हम सबने देखा है। हाँ, वो आक्रोश का एक चक्र बन गया है। एक भयानक घटना होती है, समाज का एक हिस्सा चौंकता है, टीवी पर बहस होती है, मोमबत्तियां जलती हैं, सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड करते हैं, और फिर कुछ हफ्तों बाद सब चुप हो जाता है। सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वापस लौट जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन यहीं पर लेख की सबसे मार्मिक और जरूरी पंक्तियों में से एक आती है। वो कहता है, लेकिन पीड़ा चुप नहीं होती, डर चुप नहीं होता, अपमान चुप नहीं होता। वाओ, दैट्स पावरफुल। वो हमें ये याद दिला रहा है कि हमारे लिए जो एक खबर है, एक बहस का मुद्दा है, वो किसी की पूरी जिंदगी का ना भरने वाला जख्म है। एकदम। ये लाइन हमें उन लोगों के अनुभव के केंद्र में ले जाती है जो इसे रोज झेलते हैं। मोमबत्तियां बुझ जाती हैं, हैशटैग पुराने हो जाते हैं, लेकिन उस परिवार का डर, उस व्यक्ति का अपमान और वो पीड़ा हमेशा के लिए उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। इसीलिए लेख छुआछूत को एक घटना नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का अनुभव कहता है। घटना तो वो है जो कभी कभार होती है, लेकिन अनुभव वो है जो आपकी सांसों में, आपकी पहचान में घुल जाता है। तो मतलब ये कोई पुरानी मर चुकी बात नहीं है, ये आज भी हमारे बीच है, बस चेहरा बदल बदल कर आती है।
मुझे लगता है लेख का आखिरी हिस्सा इसी पर है कि ये सोच जिंदा कैसे है। बिल्कुल, लेख इस धारणा को पूरी तरह खारिज करता है कि ये कोई पुरानी बीमारी है जिसे समय ने ठीक कर दिया हो। वो साफ कहता है कि ये एक जिंदा सोच है जो खुद को नए नए रूपों में ढालती रहती है। ये एक वायरस की तरह है जो लगातार म्यूटेट करता रहता है ताकि वो जिंदा रह सके। और ये जिंदा रहने के लिए आज किन चीजों का सहारा लेती है? लेख के अनुसार ये बहुत चालाक हो गई है। ये कभी संस्कृति के नाम पर सामने आती है। अच्छा। जब कहा जाता है कि ये तो हमारी सदियों पुरानी परंपरा है, इसे क्यों बदले। कभी ये मेरिट यानी योग्यता के नाम का नकाब पहन लेती है। हाँ, ये मेरिट वाला तर्क तो हर जगह सुनने को मिलता है, खासकर जब आरक्षण जैसे मुद्दों पर बात होती है। पर ये तर्क अक्सर इस बात को भूल जाता है कि 100 मीटर की दौड़ में कुछ लोग पहले से ही 50 मीटर आगे से दौड़ना शुरू कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये मेरिट का तर्क उस ऐतिहासिक और सामाजिक बढ़त को नजरअंदाज कर देता है जो कुछ समूहों को जन्म से ही मिली हुई है। और लेख एक और नए नकाब का जिक्र करता है, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद, वो कैसे? जब भी इन भेदभाव के मुद्दों पर गहराई से बात होती है तो कई बार ये कहकर चुप कराने की कोशिश की जाती है कि ऐसी बातें करके देश को क्यों बांट रहे हो, या इससे दुनिया में देश की छवि खराब होती है। ये भी उसी जिंदा सोच का एक नया हथियार है जो सवाल पूछने को ही देश के खिलाफ बना देना चाहती है। ये तो वाकई एक पूरा मकड़ जाल है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो हम वापस अपनी उसी पहेली पर आ जाते हैं। असली सवाल ये नहीं है कि संविधान ने हमें क्या दिया, क्योंकि उसने तो हमें बराबरी का एक मजबूत आधार दिया है। असली सवाल ये है कि समाज के तौर पर हम उस पर चले कितना है। सही कहा। जब तक हम ये खुले दिल से स्वीकार नहीं करते कि जाति हमारे संस्थानों में, हमारे रिश्तों में और हमारे घरों में आज भी जिंदा है, तब तक छुआछूत के खत्म होने का कोई भी दावा सिर्फ एक झूठा दिलासा ही होगा। संविधान ने हमें एक मंजिल दिखाई है जो समानता की है, लेकिन मंजिल का नक्शा होना और मंजिल तक का सफर तय कर लेना दो अलग बातें हैं। कानून एक नक्शा दे सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलने का काम समाज का है, और हमारी सामाजिक यात्रा अभी बहुत बाकी है। तो चलिए आज की इस बातचीत को लेख के ही एक विचार के साथ खत्म करते हैं, जो वो हम सब के लिए छोड़ जाता है। वो हमें अपने आसपास, अपने दफ्तरों, अपने घरों और अपने दोस्तों के बीच ध्यान से देखने के लिए कहता है। तो आज का सवाल यही है, भेदभाव के वे कौन से सूक्ष्म अदृश्य रूप हो सकते हैं जिन पर हमारी नज़र अक्सर नहीं जाती, लेकिन वे हमारे आसपास मौजूद होते हैं। शायद इसका जवाब ढूंढने में ही बदलाव की पहली सीढ़ी छिपी हो।